तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 1, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 1 2 0 0 0 1 2, ठीक है। एंड 0 2 एक्स और इक्वल में लिखा हुआ है 0। एक्चुअली ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो x आप देख रहे हैं इसको हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये देखिए ये रो में लिखा हुआ है पूरी मैट्रिक्स, इस पूरी मैट्रिक्स रो का मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स के कॉलम्स में करेंगे, ठीक है। दूसरी जो मैट्रिक्स लिखी है इसके कॉलम्स में करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे तीसरी वाली मैट्रिक्स को, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया तो 1 का 1 में 1, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। फिर इस रो का सेकंड कॉलम में करोगे 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 और बाकी सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि दो एलिमेंट जीरो हैं। फिर जब इस रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करोगे 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2 हो जाएगा और 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद अब इस रो का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में हो गया। अब बाकी ये मैट्रिक्स बची है ना, ये कितना है 0 2 एक्स और इज इक्वल टू में 0। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व होके, ये हो गया आपका 6 2 एंड 4, ठीक है, 6 2 4 और ये हो गया 0 2 एक्स और इज इक्वल टू में 0। तो सॉल्व कर लो। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर दो पूरा, तो कितना आ जाएगा बेटा, इस रो का मल्टीप्लाई अगर इस कॉलम में कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, ठीक है। इसके बाद 2 का 2 में होगा तो 2 2 जा 4। इसके बाद हम 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और इज इक्वल टू में कितना 0। तो फाइनली 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 4x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम -4 और 4 से 4 कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1, ठीक है बेटा। तो ये आंसर हो गया x इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये मैट्रिक्स दी हुई थी मल्टीप्लिकेशन में और इक्वल में 0 था और कह रहा था x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने पहले यहाँ पर इस रो का मल्टीप्लाई इनके कॉलम्स में कर दिया दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स में, तो ये मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद ये भी रो मैट्रिक्स आई है तो इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर दिया। तो यहाँ पर ये बन गई इक्वेशन x4 + 4x इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में ए गिवन है और आपको शो करना है a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ए गिवन है यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 - 1 1 2, ठीक है, ये गिवन है। और आपको शो करना है शो डैट a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। 3.3 में भी इस तरह के क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप a² निकाल लो, a का a में मल्टीप्लाई करके a² आ जाएगा। उसके बाद आप ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसमें a² की वैल्यू, a की वैल्यू और i क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू रख के राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x -5 -1। फिर एक और मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें लिखा है 1 0 2 एंड 0 2 0 एंड 2 1 3, ठीक है। और फिर इनटू में x 4 1 और इक्वल में 0। आया समझ में।
तो यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स गिवन है और इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, 7th वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में गिवन थी और हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको भी आपको करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से सुनिएगा। A manufacturer products produce 3 products X Y Z। ठीक है, एक कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट्स बना रही है X Y Z which he sells in 2 market। उसको वो क्या कर रही है, 2 मार्केट्स में सेल कर रही है। ठीक है, और एनुअल सेल हमें इस तरह से दी हुई है, देखिए यहाँ पर मार्केट लिखा हुआ है, मार्केट्स, मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड, 2 मार्केट्स हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट दिए हुए हैं, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, 3 प्रोडक्ट्स हैं। इनकी जो रेट्स हैं वो दी हुई हैं हमें। ठीक है, तो रेट्स क्या क्या है बेटा, तो मतलब कितने कितनी क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10,000, ठीक है, 2,000, ठीक है, 18,000। इसके बाद नेक्स्ट है 6,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट मार्केट में जो सेल हो रहे हैं उसकी क्वांटिटी है, फर्स्ट मार्केट में एक्स वाई जेड की इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है और सेकंड मार्केट में एक्स वाई जेड की इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं, तो हम इसको रो मैट्रिक्स में लिख देते हैं। ये देखिए हमने रो मैट्रिक्स यानी कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बना दी यहाँ पर। ठीक है, ये मैट्रिक्स में लिख लिया हमने, जो क्वांटिटी थी ना इसे हमने मैट्रिक्स में लिख लिया। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो ए पार्ट है, उसमें यहाँ पर इसकी सेल प्राइस दी हुई है। ठीक है, एक्स वाई जेड की सेल प्राइस दी हुई है कि इनकी सेल प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस, सेल प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइजेस क्या है यहाँ पर बेटा, एक्स वाई जेड की जो भी सेल प्राइस है उसे हम लोग कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, किस में लिखेंगे, कॉलम्स में, क्योंकि हमने जो क्वांटिटी है उसको रो में लिख लिया है तो अब हम इसे कॉलम में लिखेंगे। तो पहले एक्स की सेल प्राइस है बेटा 2.5, 2 रुपये 50 पैसा। फिर 1.5 वाई की सेल प्राइस है और फिर जेड की सेल प्राइस है आपकी 1 रुपी, 1.0 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पहली सेल प्राइस किसकी है बेटा, ये है एक्स की सेल प्राइस, ये है वाई की सेल प्राइस और ये है जेड की सेल प्राइस। तो हमने इसको क्या किया, कॉलम मैट्रिक्स में लिख लिया। ठीक है, अब हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स की हेल्प से हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है ईच मार्केट, मतलब फर्स्ट मार्केट में कितना रेवेन्यू मिला, हमें कितना अमाउंट मिला जब हमने इसको पूरा प्रोडक्ट सेल किया तो, और सेकंड मार्केट में कितना रेवेन्यू मिला। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी का जब प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई रो टू कॉलम लिखना करना है तो पहले हम रो मैट्रिक्स को लिखेंगे। ये देखिए 10,000, 2,000, 18,000, फिर इसके बाद 6,000, 20,000 एंड 8,000। ठीक है, इसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स क्या है बेटा, 2.5, 1.5 एंड 1.0। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा, रो टू कॉलम, सभी को मालूम है रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। तो 10,000 का 2.5 में करोगे तो ये आ जाएगा 25,000, प्लस 2,000 का 1.5 में करोगे तो ये आ जाएगा 3,000, प्लस 18,000 का 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 18,000। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब सेकंड रो का करो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 6,000 का 2.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15,000, प्लस 20,000 का 1.5 में करोगे तो ये आ जाएगा 30,000, प्लस
8000 का 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 8000। ठीक है बेटा, तो ये आ गई वैल्यू, इनको प्लस कर लो सबको। तो ये देखो कितना आ रहा है, 25 और 3 28, 28 और 18, तो ये हो गया 46,000। और इसी तरीके से इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आ रहा है बेटा, 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 45, 45 और 8, यानी ये हो गया 53,000। ठीक है बेटा, तो यानी कि जो फर्स्ट मार्केट में अपना जो रिवेन्यू है वो कितना है 46,000, और जो सेकंड मार्केट में रिवेन्यू है वो कितना है आपका 53,000। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट मार्केट में रिवेन्यू 46,000 एंड सेकंड मार्केट में रेवेन्यू 53,000। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी दी थी जो कि दो मार्केट में सेल होने जा रहे हैं, फर्स्ट मार्केट एंड सेकंड मार्केट। तो क्वांटिटी हमें गिवन है, ये देखो 10,000, 2,000, 8,000, 18,000, इसी तरह 6, 20 एंड 8। इसको हमने मैट्रिक्स में लिख लिया। फिर इनके जो सेल प्राइस है, ठीक है, वो दी हुई है, सेल प्राइस कितनी है तो उसको हम कॉलम में लिखेंगे 2.5, 1.5, 1.0। ठीक है, अब हमें टोटल रेवेन्यू निकालना था, तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई हमेशा रो टू कॉलम होता है, इसलिए पहले रो मैट्रिक्स लिखेंगे बाद में कॉलम। तो पहले ये रो मैट्रिक्स लिख लिया हमने, बाद में और कॉलम वाली। ठीक है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ये आ गया। ठीक है, सबको प्लस कर दिया, तो ये दोनों मार्केट में अलग अलग रेवेन्यू निकल आया कि फर्स्ट मार्केट में 46,000 का रेवेन्यू मिल रहा है और सेकंड मार्केट में आपको 53,000 का रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, इसी का जो बी पार्ट है बेटा, इसी का बी पार्ट में वो कह रहा है कि अब आपको कॉस्ट गिवन है। ठीक है, कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट पहले एक्स की कॉस्ट है आपकी 2.0, वाई की कॉस्ट है 1.0, और आपकी जो जेड की कॉस्ट है वो 50 पैसा है, तो उसको 0.5 लिखेंगे 50 पैसा को। ठीक है, ये आपकी एक्स की कॉस्ट हो गई, ये आपकी वाई की कॉस्ट हो गई, और ये आपकी जेड की कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये कॉस्ट दी हुई है। तो अब वो पूछ रहा है कि बताइए फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल यहाँ भी है, अब आप क्या करो, टोटल कॉस्ट निकाल लो। यानी कि जैसे अभी हमने टोटल रेवेन्यू निकाला, इसका क्वांटिटी का मल्टीप्लाई सेल प्राइस में करके, वैसे ही अब आप क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस में कर दो, और कॉस्ट प्राइस में जब करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप जानते हो कि अगर हम लोग इस सेल प्राइस को कॉस्ट में से माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट निकल आएगा। कोई भी चीज मान लो हमने 10 रुपए की बेची है, ठीक है, हम खरीद के लाए थे 6 रुपए की, तो 10 में से 6 गया 4, यानी 4 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपका सेल प्राइस ये रहा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, इसके आगे करोगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलेगा आपका। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही करना है, बस उसके बाद माइनस कर देना है सेल में से कॉस्ट प्राइस को, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द मैट्रिक्स एक्स शो डैट। ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स मैट्रिक्स वहां पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और मैट्रिक्स में ही इक्वेशन दी हुई है, तो ये देखिए, ये दिया हुआ है एक्स लिखा है पहले, एक्स एक मैट्रिक्स है, और फिर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 4 2 5, ठीक है, 3 6 एंड इक्वल में फिर एक मैट्रिक्स है, ये दी हुई है आपको -7 2 एंड -8 4 एंड -9 6। ठीक है, ये दी हुई है। तो एक्चुअली एक्स एक मैट्रिक्स है, एक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का एक दूसरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो ये मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो हमें एक्स निकालना है। अब देखो, ना तो हमें एक्स के बारे में ये मालूम कि एक्स जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, ऑर्डर ही नहीं मालूम हमें कि एक्स जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा ना कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे भाई, मान लिया हमने लेट कर लिया कि एक्स का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, एक्स का ऑर्डर m/n है। एक्स का ऑर्डर क्या मान लिया हमने, m/n। अच्छा, इसका ऑर्डर तो आपको दिख ही रहा है,
इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है 2/3 है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसमें भी 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2/3 है। अब सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, किस किस का, एक्स का और इस मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है बेटा, मल्टीप्लीकेशन जब भी पॉसिबल है ना, जब हमने बताया था ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आपका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमने बताई थी आपको कि ये जो बीच वाला पोर्शन है आपका ये इक्वल आना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं। तो यानी कि n की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, 2 के, तभी मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो n की वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए। अब बची m की वैल्यू, m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ध्यान दीजिए बेटा कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, m/3 आएगा कि नहीं। जो प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा m/3। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कितना लिखा है 2/3, तो 3 तो ठीक है, 2 किसके प्लेस पे लिखा है m के प्लेस पर, 2 किसके प्लेस पे लिखा है m के प्लेस पर, तो इसका मतलब कि m की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 2 होगी। बात समझ में आ गई, m की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। तो m भी 2 है और n भी 2 है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x इज 2/2। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ x, x का ऑर्डर कितना है बेटा 2/2, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है x। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेट कर लो, ABCD। ये देखिए 2 रो 2 कॉलम्स। ठीक है, अब इसके एलिमेंट तो नहीं मालूम क्या क्या है, तो एलिमेंट हमें फाइंड करने होंगे, लेकिन हमें ऑर्डर पता चल गया कि इसका ऑर्डर 2/2 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होंगे ABCD जो कि हमें फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर x का ऑर्डर लेट किया m/n, x का ऑर्डर हमने क्या लेट किया बेटा m/n। इसके बगल में जो मैट्रिक्स दी थी इसका ऑर्डर 2/3 था। इसके बाद प्रोडक्ट होके जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर भी 2/3 है। ठीक है, हमें मालूम है दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जब भी पॉसिबल है जब ये बीच वाली वैल्यू जो है इक्वल हो, यानी कि n किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के, तो n 2 के इक्वल हो गया बेटा। अब बारी आई m की, m कैसे निकालोगे, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m/3 होना चाहिए, m/3 होना चाहिए। तो अगर m/3 को इससे कंपेयर कराएं, ये कितना आ रहा है प्रोडक्ट का ऑर्डर 2/3, तो 3 तो ठीक है, 3 तो दोनों में है बेटा, लेकिन यहाँ पर जो 2 है, ठीक है ना, 2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होगी, m की वैल्यू होगी। ठीक है, 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब इसके बाद तो ऑर्डर हमें पता चल गया कि 2/2 ऑर्डर है। इसके बाद हमने x को लेट कर लिया ABCD। अब ABCD की वैल्यू निकालते हैं हम, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या लेट की हमने, ABCD। ठीक है, इसके बाद जो मैट्रिक्स गिवन है 1 4 2 5 3 6 एंड इक्वल में कितना है -7 2 -8 4 -9 6। ठीक है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो कितना आ रहा है बेटा, ये देखो a का 1 में a, b का 4 में प्लस 4b। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, a का 2 में 2a, b का 5 में 5b। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करो, a का 3 में 3a, b का 6 में 6b। अब करो बेटा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा c प्लस 4d। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 2c प्लस 5d। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में तो 3c प्लस 6d। ठीक है बेटा, और इक्वल में कितना है, इक्वल में है -7 -8 -9 फिर 2 4 6। अब दोनों को कंपेयर करा लो, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करा के देखो इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ पे देखो a+4b किसके इक्वल है, -7 के, a+4b इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -4b -7। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। फिर इसी तरीके से 2a + 5b किसके इक्वल है बेटा, -8 के, 2a + 5b इज इक्वल टू -8। ठीक है बेटा, जब हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ a हेयर,
इसको इक्वेशन सेकंड ऐड कर लो, पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो, तो 2, ए की वैल्यू कितनी है -4b -7 और प्लस में 5b इज इक्वल टू में कितना -8। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 8b माइनस ये हो गया 14 प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस के 8। ठीक है, -8। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8b और 5b गए तो माइनस के 3b इज इक्वल टू 14 को उधर ले जाओ, 14 माइनस का प्लस का हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस हुए तो कितने बचे 6। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है बेटा, b की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो बेटा। तो कितना आ रहा है, तो a इज इक्वल टू बी की वैल्यू -2 है, 2 4 जा 8, 8 हो जाएगा, 8 -7, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1। a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2। अब बची c और d की वैल्यू। अच्छा, अब आपको इस एलिमेंट को कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a और b तो आ ही गया आपके पास, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं बची अब आपको करना है c और d के लिए कंपैरिजन। तो देखो c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, c प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2, और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा 4। ठीक है, तो c प्लस 4d की जगह 2, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, और 2c प्लस 5d की जगह 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे c प्लस 4d इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2 माइनस 4d, और इसको पढ़ लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बन रही थी अपनी, ये देखो 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फोर्थ बन रही थी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो c की, पुट वैल्यू ऑफ c, पुट वैल्यू ऑफ c की वैल्यू पुट करो, तो 2c की जगह 2 -4d और प्लस में 5d इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करो 2 का, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8d प्लस 5d इज इक्वल टू 4। ठीक है, 8d में से 5d गया तो माइनस के 3d बचे, और ये 4 से 4 तो कैंसिल हो ही रहा है, 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। फाइनली d की वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे थर्ड में, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट करो बेटा, तो कितना आ रहा है c इज इक्वल टू बचेगा 2, क्योंकि d तो 0 हो गया, d 0 हो गया, जब यहाँ 0 रख देंगे तो c की वैल्यू क्या बच रही है बेटा 2 बच रही है, तो c की वैल्यू 2 आ गई। अब a b c d सब निकला है, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a b c d, सबकी वैल्यू रख दो बेटा। तो देखो जरा a की वैल्यू क्या थी अपने पास, a की थी 1, b की -2, a की 1, b की -2, c की क्या निकली 2, और d की क्या निकली बेटा 0। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया, हमें x फाइंड करना था तो ये x निकल आया। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 13 में एक मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो आपको रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा गामा में। तो बिल्कुल सिंपल है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई में इसकी वैल्यू रख दो, तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए, है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, फिर इसी में मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो बेटा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई,
ये देखो अल्फा बीटा का अल्फा गामा में, अल्फा का अल्फा में अल्फा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बीटा का गामा में बीटा गामा, फिर करो अल्फा बीटा का बीटा अल्फा में, तो अल्फा का बीटा में अल्फा बीटा, बीटा का माइनस अल्फा में माइनस अल्फा बीटा। अब करो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो गामा का अल्फा में गामा अल्फा, और अल्फा का गामा में माइनस अल्फा गामा। अब करो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो बीटा गामा और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल, ठीक है बेटा। तो वैल्यू क्या बची अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो गया जीरो, ये भी जीरो आ गया, और ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको किसके इक्वल रखना है बेटा, आई के इक्वल, तो इसमें वैल्यू रख दो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जीरो जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू होगी 1001, ठीक है। कंपेयर कराएंगे तो ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल आ गया, 1 के, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इन दोनों को साइड ले जाओ, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका रिलेशन निकल आया, ठीक है। और ये चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे समझ में क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तो खैर बहुत ही इजी है। इसमें पूछा गया है मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ए इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो यानी कि ए इज इक्वल टू ए डैश भी है और ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश भी है, यही होगी ना कंडीशन, ए इज इक्वल टू ए डैश भी होगा और ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश भी होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक कंडीशन ए इज इक्वल टू ए डैश और स्क्यू सिमेट्रिक की ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। अब अगर दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस ए 2a, और ए डैश से ए डैश कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा, 0, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0, यानी a इज व्हाट, a इज व्हाट बेटा, a इज अ जीरो मैट्रिक्स, a क्या होगा बेटा, a एक जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही पूछा था कि a क्या है, तो a एक जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर बेटा।